प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने किस प्रकार दुर्व्यवहार किया था और इसके बाद उनकी स्थिति क्या हुई, इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले हमने जाना था कि हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी के महंत ने अगवा कर लिया था, अपहरण उनका कर लिया था और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुए थे। उनको मारा गया था, पीटा गया था, उनके अंगूठे के निशान कोरे एवं लिखे कागजों पर लिए गए थे। फिर बाद में भाइयों ने पुलिस की सहायता लेकर उनकी सुरक्षा की थी, उनको बचाया था। अब जब हरिहर काका फिर वापस अपने भाइयों के पास आ जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। हरिहर काका के भाई यदा कदा उनसे कहते रहते हैं कि भाई साहब आप जमीन हमारे नाम लिख दो। हरिहर काका कहते हैं नहीं, मैं जीते जी अपनी जमीन नहीं लिखूंगा, मैं जब मर जाऊंगा तो जमीन अपने आप आपके नाम पर हो जाएगी। हरिहर काका के भाई बार बार ये बात कहते, हरिहर काका भी बार बार मना कर देते। हरिहर काका ने लेखक के साथ भी बैठ करके इस मामले में विचार विमर्श किया और अंत में तय हुआ कि जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं लिखनी। यही बात मानकर हरिहर काका इसी बात पर अड़े रहे। वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो जानते थे कि दुनिया की रीत क्या है, दुनिया कितनी स्वार्थी है। उन्होंने अपनी आंखों से गांव के ही रमेशर की विधवा की हालत देखी थी। जब रमेशर मरा तो रमेशर की विधवा को उनके घर वालों ने खूब बहलाया फुसलाया, उनके घर वालों ने खूब खातिरदारी की ताकि वह जमीन अपनी घर वालों के नाम लिख दे। और जैसे ही उसने अपनी जमीन घर वालों के नाम लिखी, उसी समय से उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। अंत में उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह घर से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। वह बेचारी तड़प तड़प कर घुट घुट कर मरी, उसकी बहुत दुर्गति हुई। हरिहर काका ने रमेशर की विधवा की वो हालत देखी थी। वो जानते थे कि जिस दिन उन्होंने अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख दी, वहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें दुनियादारी की समझ थी, वो जानते थे, तो वो बार बार मना करते। अंत में एक दिन भाइयों ने उन्हें कह दिया कि भाई साहब आप जमीन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हरिहर काका ने मना कर दिया और जैसे ही उन्होंने मना किया, उसी समय एक भाई ने लाठी उठा ली और दो भाइयों ने उनके हाथ पकड़ लिए। हरिहर काका को कहा कि आप जमीन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। हरिहर काका ने कहा नहीं लिखूंगा, मैं जमीन कतई नहीं लिखूंगा, अपने जीते जी तो लिख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तो मेरी जमीन अपने आप तुम्हारे हवाले हो जाएगी। लेकिन हरिहर काका के भाई कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा कि अगर नहीं मानोगे ऐसे तो यहीं मारकर इसी घर में दफना देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका अज्ञान की स्थिति में रहते तो निश्चित रूप से उन्हें मौत से डर लगता, लेकिन आज उन्हें ज्ञान हो चुका था। वो जान चुके थे कि यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ की है, यह इस दुनिया में सिर्फ स्वार्थी लोगों का ही बसेरा है। वो जान चुके थे और ऐसे स्वार्थी दुनिया में उन्हें मौत से डर नहीं लगता था। वो जानते थे कि मृत्यु तो आनी जानी है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में वो मृत्यु को वर्ण कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मृत्यु को वर्ण कर लेना अच्छा है। इस जिंदगी से इस स्वार्थी लोगों के बीच में रहने से मौत ही अच्छा है। तो उन्हें मौत से अब डर नहीं लगता था। वो ज्ञान की स्थिति में अब उन्हें मृत्यु से तनिक भी डर नहीं था। उन्होंने बोला मारना है मार दो, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। इसके बाद तो भाइयों ने उनके ऊपर डंडे चलाने शुरू कर दिए, लेकिन एक गलती भाइयों ने कर दी, उन्होंने उनका मुंह खुला छोड़ दिया। और यही वजह थी कि हरिहर काका पर जैसे ही डंडे पड़े, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, गांव वालों देखो भाई मुझे मार रहे हैं। पूरे गांव वाले जाग गए, गांव वाले आनंद फानंद में पहुंच गए। तो जो रिश्तेदार थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन्होंने रिश्तेदार भी बुलाए थे ना भाइयों ने। आपको पता होगा कि जब महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया था, तब भाइयों को यह डर सताने लगा कि महंत फिर कभी भी आ सकता है। तो वो अपने गुंडे टाइप के जितने भी रिश्तेदार थे, उनको भाइयों ने बुला लिया था ताकि हरिहर काका की सुरक्षा बनी रहे। तो इसके बाद बेटा क्या हुआ, इसके बाद जब सारे गांव वाले वहां पर वापस आ गए, गांव वाले आते ही हरिहर काका के बारे में पूछने लगे कि हमने हरिहर काका की आवाज सुनी है, कहाँ है। तो रिश्तेदारों ने समझाया कि भाई ये घर का मसला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। लेकिन एक व्यक्ति था ऐसा उस भीड़ में जिसे यह समझ में आ गया था कि हरिहर काका के साथ बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, और वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह घर का मसला है। वह तुरंत भागा पुलिस स्टेशन गया। और वो कौन था? वो था ठाकुरबाड़ी का महंत। ठाकुरबाड़ी का महंत था वो।
भाइयों ने तो सुबह तक की प्रतीक्षा की थी, लेकिन वह सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं किया उसने। वह वहीं से भागा वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वालों को लेकर आया, दरोगा आया साथ में। और इसके बाद जब घर की तलाशी होने लगी, भाई तो भाग गए थे, थोड़े बहुत 2-4 रिश्तेदार बचे थे जो कि घर में थे। जब तलाशी हुई तो एक अंधेरे कमरे में हरिहर काका और भी बुरी स्थिति में थे, यानी उससे भी बुरी स्थिति में थे जो ठाकुर बारी में उनके साथ हुआ था। ठाकुर बारी में तो उन्हें मतलब बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ था, लेकिन यहाँ पर भाइयों ने उनके साथ ठाकुर बारी से भी बुरा व्यवहार कर दिया था। उन्हें खूब मारा पीटा था, कपड़े धूल धूसरित थे, जगह जगह से फटे हुए थे, नाक मुंह से खून निकल रहा था, मुंह को कपड़े से बांधा गया था, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, हाथ पैरों को बांधा गया था, हाथों को पैरों को। हरिहर काका को मुक्त किया। हरिहर काका रो रो कर बताने लगे कि भाइयों ने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा ठाकुर बारी के महंत ने किया। हरिहर काका को दोनों एक ही श्रेणी के नजर आने लगे। हरिहर काका ने बताया कि उनके अंगूठे के निशान भी जबरदस्ती यहाँ पर ले लिए गए थे, भाइयों ने ले लिए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 15वें पॉइंट पर, 15वें बिंदु पर। हरिहर काका इसके बाद घर से अलग रहने लगे। दोनों ही पक्षों ने, यानी महंत ने भी और हरिहर काका के भाइयों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्टली पुलिस में अप्रोच करके, पुलिस में अपना सोर्स लगाकर, पुलिस में अपनी पहुंच दिखाकर, और 4 पुलिस वालों को उन्होंने हरिहर काका की सुरक्षा में लगवा दिया, क्योंकि दोनों को ही डर था। एक पक्ष सोचता था कि अगर हरिहर काका की सुरक्षा नहीं रही तो दूसरा पक्ष आकर के कब्जा कर लेगा, दूसरा पक्ष भी यही सोचता था। इसी डर की वजह से दोनों ने अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस से सहायता ली थी, और पुलिस के 4 कांस्टेबलों की ड्यूटी यहाँ पर हरिहर काका की सुरक्षा में लगवाई थी। हरिहर काका अलग रहने लगे, एक नौकर रख लिया था, बीमारी की अवस्था में थे, क्या खाते, कुछ नहीं खाते, एक आध रोटी मुश्किल से खाते, बाकी उनके धन पर, उनके दौलत पर, उनके पैदावार पर ये 4-5 लोग खूब मजे से रहते। घर का जो नौकर था वो आराम से खाता, 4 पुलिस वाले गुलछर्रे उड़ाते, और हरिहर काका एकदम मौन साधे रहते, कुछ नहीं बोलते। वो तो मौन साधे रहते, लेकिन गांव वालों के बीच में हरिहर काका का जो मसला था वो बहुत ही गर्म था। यानी गांव वाले हरिहर काका के मामले को लेकर बहसबाजी में पड़े हुए थे। हर जगह चट्टी चौराहा, बरगद का पेड़, तालाब के किनारे, ठाकुर बारी, हर जगह जितने भी सार्वजनिक स्थल थे, हर जगह पर हरिहर काका को लेकर बहस जारी थी। कोई कहता गांव 2 वर्गों में बढ़ चुका था। एक वर्ग जो था वो प्रगतिशील किसानों का था, और दूसरा वर्ग था वो वर्ग था जो ठाकुर बारी में नित्य प्रति हलवा पूरी खाने वाला वर्ग था। वो ठाकुर बारी के पक्ष में बात बोलता। ठाकुर बारी के पक्ष वाले बोलते कि हरिहर काका की जब कोई औलाद ही नहीं तो हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए। इधर जो प्रगतिशील किसानों का वर्ग था वो बोलते कि हरिहर काका के भाई कितने भी हैं तो उनके खून के रिश्ते में लगते हैं, इसलिए हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। पूरा गांव 2 वर्गों में बटा था, हर जगह तू मैंने बहस, चर्चाओं का बाजार इस तरह गर्म था कि एक कोने से अगर छोटी सी भी बात हरिहर काका के मसले को लेकर उठती या हरिहर काका के मामले को लेकर उठती तो वह दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी हो जाती। अफवाहों का बाजार गर्म था, पूरा गांव अफवाहों में एकदम जो है झूल रहा था। पूरे गांव में खाली हरिहर काका की चर्चा हो रही थी। कोई कहता कि हरिहर काका के भाइयों ने डाकू बूटन सिंह को ठीक कर दिया है। डाकू बूटन सिंह यही काम करता है। वह करता क्या है कि वह जो है डाकू बूटन सिंह लोगों का जमीन जायदाद के मामले को निपटाता है और बदले में कुछ जमीन ले लेता है। तो 5 बीघे खेत वो हरिहर काका की अपने पास रख लेगा और 10 बीघा खेत भाइयों के नाम कर देगा। गांव के एक नेता थे, छुटभैया नेता, गांव के नेता थे। वो हरिहर काका के पास एक अलग ही प्रस्ताव लेकर पहुंचे। हरिहर काका के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हरिहर काका आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से हाई स्कूल खोल दीजिए, जिसमें बच्चों, गरीब और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई जो है मुफ्त में होगी। हरिहर काका ने इस प्रस्ताव पर भी कुछ नहीं कहा। अंत में वह भी अपना वसा मुंह लेकर वापस आ गए। कोई कहता कि गांव के जो महंत हैं वो 1000 नागाओं को बुला करके एक बहुत बड़ा सा यज्ञ करवाएंगे, एक बहुत बड़ा सा युद्ध भी होगा गांव में, भाइयों और हरिहर काका के बीच में, भाइयों और महंत के बीच में एक भयानक युद्ध होगा जिसमें खून की नदियां बह जाएंगी।
तो कोई कहता कि जब हरिहर काका मर जाएंगे तो उनकी डेड बॉडी के लिए, उनकी लाश के लिए, कि लाश को कौन दफनाएगा, इसके लिए भी उनमें, महंत में और भाइयों में झगड़ा होगा। मतलब तरह तरह की बातें गांव में एकदम चल रही थी। अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म था। हर जगह, चट्टी चौराहे, बरगद के पेड़ के नीचे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ चर्चा जो थी वो हरिहर काका की ही हो रही थी। और इन सब चर्चाओं से बेखबर हरिहर काका अपना जीवन मौन में एकदम चुप्पी साधे हुए अपना जीवन बिता रहे थे। अकेलापन, उनका जीवन जो था अब वो एकदम अकेला, एकदम मौन, एकदम निराश, एकदम हताश, ऐसा जीवन हरिहर काका बिता रहे थे। उनके साथ कोई नहीं था। हरिहर काका की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चुकी थी। उन्हें दुनिया से, समाज से, सबसे विश्वास हट गया था। यहाँ तक कि लेखक जब उनका हालचाल पूछने गया तो उन्होंने लेखक तक से बात नहीं की। और कहानी यहीं पर आकर खत्म होती है। इसकी पॉजिटिव एंडिंग नहीं है। इसकी पॉजिटिव एंडिंग यानी कि सकारात्मक जो है, यानी कि अच्छा अंत नहीं कह सकते आप। आमतौर पर हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि सकारात्मक अंत होगा, लेकिन इस कहानी का सकारात्मक अंत नहीं है। सकारात्मक अंत अगर चाहिए तो आप अपनी कल्पना से सोचिए कि इसका सकारात्मक अंत क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अब इसके प्रश्न अभ्यास आप कर लीजिएगा, और वीडियो से संबंधित अगर किसी भी तरह का सुझाव हो तो आप सुझाव देने के लिए बिल्कुल आप आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दे दीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।